व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वाइल्ड। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया है या फिर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहानी आपको ज़रूर देखना चाहिए। कहानी शुरू होती है एक 27 साल की लड़की शेरिल से। समय चल रहा है 1994 और जगह है मिनी स्लोवाकिया। शेरिल एक पहाड़ पर बैठी हुई है और वो देखती है कि उसके एक पैर के एक अंगूठे में चोट लग चुकी है। वो अपने जूते को उतारती है और ये देखने के लिए कि चोट किस उंगली में लगी है, पर इसी बीच उसका जूता पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर शेरिल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक देती है। आखिर इस गुस्से के पीछे की वजह क्या है, शेरिल यहाँ इस बीहड़ इलाके में क्या कर रही है, ये जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अब शेरिल वहीं खड़ी है जहाँ से उसने ये सफ़र शुरू किया था। वो अपने हाइकिंग के सामान को लेकर एक होटल पहुंचती है जहां वो रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि वो पैसिफिक कोस्टल ट्रैक पे हाइकिंग करने जा रही है। उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है और ना ही कोई नंबर प्लेट है और उसे इस जगह की खास जानकारी भी नहीं है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम अपने किसी रिलेटिव का नाम और नंबर मुझे दे दो। तो शेरिल अपने एक्स हस्बैंड पॉल का नंबर देती है और कहती है कि मुझे कुछ भी हो जाए या अगर मेरी कुछ दिन बाद कोई न्यूज़ ना आए तो मेरे एक्स हस्बैंड को मेरे बारे में बता देना। ये बोल के वो अपने रूम में चली जाती है जहां से वो पॉल को कॉल करके इस बारे में बताती है। पॉल उसे सफर के लिए गुड लक कहता है। अब रात बीतने लगती है पर शेरिल को नींद नहीं आती। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं जो एक बुरे सपने से कम नहीं था, जहां उसके डैड उसकी मॉम को मारा करते थे और कुछ दिन बाद उसकी माँ को कैंसर हो गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद उसके डैड ने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया और इस सदमे की वजह से शेरिल डिप्रेशन में जाने लगी। उसने अलग अलग नशे करना शुरू कर दिया और हर दूसरे इंसान के साथ फिजिकल होने लग गई। वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करती जा रही थी। लेकिन तभी उसे पॉल मिलता है जो उसकी जिंदगी सुधारने में उसकी मदद करता है, जिससे वो शादी कर लेती है और अब उसे लगने लगता है कि उसकी लाइफ अब सही ट्रैक पर है। लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनती है और एक ही साल में वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन जब शेरिल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो वो पूरी तरह से डर जाती है। उसे ये भी पता नहीं होता कि ये बच्चा किसका है क्योंकि उसने इतने लोगों के साथ रिलेशन बनाए थे। अब वो कुछ दिनों बाद अपने दोस्त से मिलती है और उसे इस बारे में बताती है। उसकी दोस्त उसे अबॉर्शन करवाने की सलाह देती है क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं है कि बच्चे को संभाल सके और उसे एक एडवाइस देती है कि वो लंबी हाइकिंग पर जाए। शेरिल को हाइकिंग वाला आइडिया पसंद आता है। वो अपने सामानों को पैक करना शुरू कर देती है। अब इस सफ़र का सबसे बड़ा मकसद था खुद को ढूंढना, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे खुद को ढूंढना है, खुद को पहचानना है और कुछ समय खुद के साथ बिताना है ताकि वो एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके। अब अगले दिन वो पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन यहाँ उसका बैग इतना भारी हो चुका था कि उसे उठा ही नहीं पा रही थी। ये उसकी पहली हाइकिंग थी। उसे कुछ भी नहीं पता था कि कितना सामान लेकर जाना है और उसने ये सब आज से पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसे हाइकिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब वो जैसे तैसे करके अपने बैग को लेकर रोड पर आती है और एक कार से मोजाबी डिजर्ट तक पहुँचती है। अब यहाँ से उसकी हाइकिंग शुरू होती है। वो अपने से 2 गुना वेट का बैग लेकर आगे बढ़ती है और कुछ ही देर में उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब उसे दोबारा नहीं जाना था पीछे। उसे ये सफ़र किसी भी तरह से तय करना ही होगा। यही सोचकर वो अपनी चढ़ाई शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो एक जगह रुक के कुछ खाने का सोचती है, लेकिन स्टोव जलाने के लिए जो गैस चाहिए थी वो उसके बजाय दूसरी गैस लेके आ गई थी। अब अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अब गुस्सा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। अब पूरा दिन चलने के बाद वो एक शांत जगह रुक के अपना कैंप लगाती है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और वो इस पूरे बीहड़ इलाके में अकेली थी। उसे रात में कई बार डर लगता है, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हारनी थी। वो जैसे तैसे करके इस डरावनी रात को गुजार लेती है और अगले दिन उठते ही वो फिर से चलना शुरू कर देती है। वो बीच बीच में रुक कर खाना खाती रहती थी ताकि उसे थोड़ी एनर्जी मिलती रहे, लेकिन जैसा सोचा था ये सफ़र अब धीरे धीरे उसके लिए मुश्किल बनता जा रहा था। उसे थकान होने लग गई थी और ऊपर से अब उसका खाना भी ख़त्म हो गया था। कुछ ही दिनों में पानी भी ख़त्म हो जाएगा और वो पूरे 8 दिनों से लगातार चलती ही जा रही है। अब चलते चलते वो एक मोड़ पर आकर रुक जाती है। उसे कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है, उसे कुछ भी पता नहीं है और ऐसे वक्त पर इंसान सिर्फ गॉड का सहारा लेता है। उसने भी ऐसा ही किया, बिना कुछ सोचे समझे एक रास्ता चुन लिया। अब चलते चलते थोड़ी देर में शाम हो जाती है, पर शेरिल देखती है कि दूर खेत में एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा है। वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे खाने को कुछ मांगती है। वो आदमी कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, जाके मेरी कार में बैठ जाओ। अब शेरिल सेम ऐसा ही करती है। कुछ ही देर बाद वो आदमी कार में जाके उसके पास आकर बैठ जाता है। अब उसे यहाँ डर लगने लगा था।
वो खुद के मन में कहती है कि मैंने शायद कोई गलती तो नहीं कर दी इस आदमी पे भरोसा करके। अब वो आदमी उसे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन बाद में वो उसे लेके अपने घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ उसके लिए खाना बनाती है, गरम गरम खाना। तो जैसा शेरिल ने सोचा था ये आदमी वैसा नहीं था। वो यहाँ पेट भर कर खाना खाती है, जिसके बाद एक अच्छा सा शाल लेती है और आराम से सो जाती है। अब अगले दिन वो आदमी उसे नेवाडा के रास्ते छोड़ देता है। अब रास्ते में उन दोनों की काफ़ी बातें होती हैं, जिसमें वो उससे कहता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम मुझसे डर गई थी, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ये बोलते हुए वो स्माइल करता है और वो उसे ये भी सलाह देता है कि उसे हाइकिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत ही मुश्किल सफ़र होने वाला है। लेकिन शेरिल इसे पूरा करना चाहती है खुद के लिए, ना कि दूसरे के लिए। अब वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और यहाँ एक बार वो फिर हाइकिंग करना शुरू कर देती है। आज 9वां दिन है। वो शाम को अपना खाना बनाती है और ये करते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है। उसके अंदर एक जोश आ गया था। अब उसे पूरे 10 दिन बीत गए थे। वो अपने साथ एक डायरी भी लेकर आई थी, जिसमें वो अपना दिन का सारा जर्नल लिखती थी। अब कुछ ही पल में सूरज उग जाता है और वो फिर से चलना शुरू कर देती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक सांप दिखता है, जिसे देखकर वो पहले तो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वहां से चुपचाप निकल जाती है। अब उस रात उसे उसी सांप का ख्याल बार बार आता है, जिसे वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने कैंप से बाहर आती है और अपने साथ लाई एक विसल बजाती है, जिसे सारे जंगली जानवर जो भी आसपास थे सब भाग जाते हैं। अब इस विसल की तेज आवाज से उसे पॉल का उस पर चिल्लाना याद आ जाता है, जो उसे तकलीफ दे रहा था, लेकिन अब वो उन बातों को याद नहीं करना चाहती। वो उसे बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि शेरिल ने पैदल 800 मील का सफर पूरा कर लिया है। अब यहाँ उसे एक हमसफर, एक साथी मिलने वाला था। उसे नदी के किनारे एक आदमी नहाते हुए दिखता है। अब जब वो उसके पास जाती है तो वो आदमी उसे उसके नाम से बुलाता है और बताता है कि उसने उसका नाम ट्रेल बुक में देखा था और वो एक लौती लड़की है जो यहाँ हाइकिंग कर रही है। वो शेरिल से कहता है कि मैं तुम्हें कैलिफोर्निया में कैनिबिडॉस में मिलूंगा, तुम वहीं आना। अब यहाँ कहानी दोबारा से पास में चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि शेरिल अपनी दोस्त को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। उसकी दोस्त उसे बहुत ही सुनाती है, उसे डांटती है, पर उसने शेरिल का बहुत साथ दिया। उसकी सच्ची दोस्त थी वो, और ये वही दोस्त है जिसने उसे हाइकिंग करने की सलाह दी थी। अब शेरिल नेचर की खूबसूरती को देखते हुए, पहाड़ों को प्यार करते हुए पूरे 14 दिन बाद कैनिबिडॉस कैफे पहुंच जाती है, जहां वो आदमी भी होता है जो उसे नदी किनारे मिला था। अब वो उसे देख के काफी खुश होता है। उसके साथ वहां और भी ट्रैकर्स मौजूद थे। वो सभी के साथ बातें करके बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। अब यहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जो उसकी दोस्त ने उसे भेजा था। अंदर कुछ हाइकिंग की चीजें होती हैं और पॉल का एक लेटर होता है, जिसमें लिखा था कि अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो तुमने 100 मील का सफर तय कर लिया है। मुजावो डिजर्ट की तरफ हमारे बीच जो भी हुआ, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, मैं फिर भी तुम पर गर्व करता हूँ। पॉल का लेटर पढ़ने के बाद शेरिल के अंदर एक जोश आ जाता है, एक जुनून आ जाता है, जिसे वो और भी आगे अब जा सकती है। किसी भी हालत तक अपनी मंजिल तक पहुँच कर रहेगी वो। अब इसी जगह शेरिल को एक एड नाम का आदमी मिलता है, जो उसे बैकपैक को हल्का करने में उसकी मदद करता है और साथ साथ में उसे सैंडल भी देता है, क्योंकि उसके जूते पूरी तरह से फट चुके थे, जिससे शेरिल के पैरों में छाले पड़ गए थे। अब शेरिल यही अपनी दोस्त को वहीं से कॉल करके और नेक्स्ट स्टॉप पर उसके लिए एक जूते भेजने के लिए कहती है। अब फिलहाल उसे इन्हीं सैंडल्स में ट्रैक करना होगा। फिलहाल दोस्तों इसी टाइम उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जब वो उनके साथ हॉस्पिटल गई थी, जहाँ उसे पता चला था कि उन्हें कैंसर हो गया है। अब उनके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं और अपनी माँ को याद करके वो रोने लगती है। लेकिन जो होना होता है वो एक ना एक दिन होकर रहता है। अब इसके बाद शेरिल एक रेनो नाम के छोटे से शहर पहुंचती है और बाद में पॉल को कॉल करके अपनी हाइकिंग के बारे में सारी बातें बताती है और लेटर के लिए भी थैंक्स कहती है। अब दूसरे दिन वो हिच हैकिंग करती है, जहां वो खुद से कहती है कि ये करना मेरे लिए आसान नहीं है। कोई एक लड़की अगर किसी से लिफ्ट मांग रही है तो उसके दिमाग में हजारों तरह के सवाल और डर होते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये करना चाहती हूँ। इसी बीच वहाँ एक कार आकर रुकती है, जिसमें बैठा आदमी उसे लिफ्ट तो नहीं देता, लेकिन वो एक रिपोर्टर होता है जो उसे कुछ सवाल पूछता है और उसकी ट्रिप के बारे में बातें पूछता है। फिर वो उसे कुछ खाना देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक दूसरी कार आकर रुकती है, जिसमें बैठकर वो आगे का सफ़र तय करती है। वो एक जगह जाकर रुकती है जहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई थी। लेकिन शेरिल यहाँ खुद की सुनती है और ऊपर वाले का नाम लेकर आगे बढ़ जाती है। उसके लिए बर्फ़ पे चलना आसान नहीं था। एक तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, ऊपर से पैरों में जूतों की जगह सैंडल्स थे। वहीं कैंप लगाती है और कुछ खाने को बनाती है, लेकिन तभी दूर उसे एक फॉक्स दिखता है जो उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। उसे उस फॉक्स में खुद की माँ की झलक दिखती है, जैसे वो किसी और भेष में उसे देखने आई है। वो उसके करीब जाती है पर वो भाग जाता है और यहाँ उसे अपनी माँ का वो आखिरी दिन याद आने लगता है जब वो बीमारी से जूझ रही थी।
उसकी माँ उन दिनों बहुत ही परेशान थी और तभी एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ गुजर गई। वो भागते हुए उनके पास जाती है और अपनी माँ से लिपट जाती है। अपनी माँ को खोना उसके लिए सबसे बड़ा दर्द था, क्योंकि एक वही थी जिससे वो हर चीज़ शेयर करती थी। एक माँ जिससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि माँ की अहमियत क्या होती है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ अब वो उस बर्फीले इलाके से बाहर आ गई थी। एक पेड़ पर पैसिफिक कोस्ट ट्रेल का साइन दिखता है, जिसे देखते ही वो गॉड का शुक्रिया करती है और उसी साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ती है। अब अगले पल स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और फिर से हम शेरिल को उसी जगह देखते हैं जहाँ पे हमने कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो अपनी मॉम को मिस कर रही थी। इसी बीच वो देखती है कि उसके पैर की एक नेल टूट गई है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसी दर्द में वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और अपना दूसरा जूता भी उतार कर फेंक देती है। तो यहाँ में उसका गुस्सा, उसका डिप्रेशन, उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन दिखाई जाती है। अपनी माँ को खोने का उसे बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा लगा था, जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो नम आँखों से उन्हें याद करती है और अब उसे पता चल जाता है कि थोड़ी देर में उसके पास पैरों में पहनने को कुछ नहीं होगा। इसलिए वो दोनों पैरों में टेप्स बांध लेती है। एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन बिना शूज़ के चलना बहुत ही मुश्किल था, पर वो फिर भी आगे बढ़ती है। इसी बीच वहीं उसे फॉक्स दिखता है, जो उसे बर्फ के पास दिखा था। अब उसे ऐसे चलते चलते पूरे 49 दिन हो गए थे। अब फाइनली वो अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच जाती है, जहां उसे अपना दोस्त का भेजा हुआ पार्सल मिलता है, जिसमें हाइकिंग शूज भी होते हैं। इसी बीच वहां उसे एक लेडी मिलती है और वो भी यहाँ पर हाइकिंग करने आई थी। तो उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं और वो लेडी बताती है कि मैं ग्रेग की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ, उसने ही मुझे भेजा हाइकिंग करने के लिए। दरअसल दोस्तों, ग्रेग वही आदमी था जो शेरिल को उस नदी के किनारे मिला था। उसने हाइकिंग क्विट कर दी बिना कंप्लीट किए हुए। ये जानने के बाद शेरिल बोलती है कि देखो, उसने तो क्विट कर दिया, मैं अब भी बस चली जा रही हूँ। कि मैंने ये सफ़र शुरू किया था ताकि मैं अपने अंदर के खालीपन को भर सकूं। अब इसके बाद वो आगे का सफ़र फिर से शुरू करती है और यहाँ में उसके पास के बारे में एक और चीज़ पता चलती है कि शेरिल के डैड काफ़ी बुरे इंसान थे। वो उसे और उसकी मॉम को बहुत मारा करते थे, पर एक दिन जब चीज़ें लिमिट से बाहर हो गई तो उसकी मॉम ने घर छोड़ दिया और अलग रहने चली गई। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शेरिल अब पैसिफिक कोस्ट ट्रेल में एंटर हो चुकी है। वो वहाँ के बोर्ड पर अपना नाम लिखती है और अपनी पहचान छोड़ देती है। अब ये उसके सफ़र का आखिरी पड़ाव था। थोड़ी दूर जाने पे उसे प्यास लगती है और वो अपना पूरा पानी पी लेती है बिना सोचे कि आगे क्या होगा। अब आगे चलने पे उसकी हालत ख़राब होने लगती है। प्यास की वजह से उसके अंदर कमज़ोरी दिखना शुरू हो गई थी। अब शेरिल यहाँ अपने उन दिनों को याद करती है, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी के इतने अच्छे दिन कुछ बुरी आदतों में बिता दिए। उसने हर किस्म के नशे किए, हर दूसरे इंसान के साथ इंटीमेट हुई, जिसकी वजह से पॉल के साथ उसका डिवोर्स भी हो गया। पॉल के साथ ना होने की वजह वो खुद है और ये सारी बातें सोचकर वो खुद को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। आखिर उसने ये सब क्यों किया? पर यहाँ उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी पानी। बल यहाँ उसकी किस्मत अच्छी होती है, उसे दूर एक टैंकर दिखता है, लेकिन पास जाने पे वो सिर्फ टीन का डब्बा होता है। वो पानी की उम्मीद में और आगे बढ़ती है। एक जगह पे उसे कुछ जमा हुआ पानी मिलता है, लेकिन वो पीने लायक नहीं था। लेकिन शेरिल ने इस सफ़र में बहुत ही कुछ सीखा है और उसी में से एक चीज़ है कि गंदे पानी को साफ कैसे करना है। वो उस पानी को बॉटल में भर लेती है और उसमें आयोडीन की गोलियां डाल देती है, जिससे वो पीने लायक हो गया था। इसी बीच वहाँ दो शिकारी आते हैं जो उसे पानी मांगते हैं, पर शेरिल कहती है कि ये साफ नहीं है। इसके बाद वो दोनों से बुरा भला कहते हैं, उसके बारे में गलत बातें बोलते हैं। शेरिल को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो चली जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पे वो पेड़ के पीछे छुप कर उन दोनों को देख रही थी। अब अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो एक शिकारी फिर से उसके पास आता है और शेरिल यहाँ काफी डर जाती है, लेकिन उस शिकारी का दोस्त उसे बुलाकर यहाँ से ले जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सफर में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, जैसा कि शेरिल के साथ हुआ। कहानी आगे बढ़ती है और अब उसे पैदल चलते हुए पूरे 62 दिन हो चुके थे। कुछ दिन बाद वो ऐशलैंड नाम के शहर में पहुंचती है, जहां वो थोड़ा टाइम शहर को एक्सप्लोर करती है, घूमती है। इसी दौरान उसे जॉनथन नाम का लड़का मिलता है। उसकी बातें शेरिल को काफ़ी अच्छी लगती है। वो उसे अपने साथ कॉन्सर्ट में चलने के लिए पूछता है और शेरिल हाँ कर देती है। अब कॉन्सर्ट के बाद दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। इन सब के बाद अगली सुबह वो दोबारा से अपने सफ़र पर निकल जाती है। अब बीच रास्ते में उसे माउंट हुड फॉरेस्ट भी मिलता है। यहाँ उसे एक हाइकिंग ग्रुप मिलता है
वो उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाती है, उसे फैमिली जैसा यहाँ पर फील होता है, जिसके बाद सारे लोग के साथ बॉन फायर भी करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 70वें दिन की शुरुआत होती है। शेरिल को जंगल में एक लामा के ऊपर कुछ सामान दिखता है। कुछ ही दूरी पर एक लेडी और उसका ग्रैंडसन दिखते हैं। दरअसल ये लोग भी हाइकिंग करने के लिए निकले होते हैं। अब उस औरत का ग्रैंडसन शेरिल से पूछता है कि आपकी माँ कहाँ है, तो वो कहती है कि वो गॉड के पास चली गई, वो बहुत ही बीमार हो गई थी। तो वो बच्चा उसके लिए एक गाना गाता है उसकी माँ की याद में, और इस गाने को सुनकर शेरिल अपनी माँ की यादों में खो जाती है। वो उस लड़के को थैंक यू करती है। उसे जाने के बाद शेरिल कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। उसे अपनी माँ की बहुत ही याद यहाँ पर आ रही थी, वहीं बैठकर रोने लगती है। अब रात में हम देखते हैं कि शेरिल अपने बिताए कुछ दिनों को अपने डायरी में बयां करती है। शेरिल को अब पूरे 94 दिन हो चुके थे। वो अपनी मंजिल तक पहुँच गई थी, जिसका नाम है ब्रिज ऑफ गॉड, जिसके ऊपर खड़े होकर वो खुद से कहती है कि अगर मैं उस दिन वापस चली जाती तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँच पाती, अगर मैं वापस घर चली जाती तो मैं आज खुद को पहचान नहीं पाती। और आज 4 साल 7 महीने हो गए मेरी माँ को गुजरे हुए। मैंने इन पूरे 94 दिनों में खुद को और ज़्यादा परखा है और नज़दीक से देखा है, जो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 94 दिन रहे हैं। शेरिल का ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अब बदल चुका था। उसे अब हर चीज़ की अहमियत पता चल चुकी थी, चाहे वो खाना हो, पानी हो, या फिर उसने जो बर्बाद किया समय हो। उसने अपना ये पूरा एक्सपीरियंस अपनी डायरी में उतार दिया। आगे जाकर उसे अपने बेटे का नाम कार्वर रखा और अपनी बेटी का नाम बॉबी रखा, जो कि उसकी मॉम का नाम था। आगे जाकर उसकी डायरी पब्लिश होती है, जिसे बहुत सारे लोग खरीदते हैं। हमें बताया जाता है कि शेरिल अब एक राइटर बन चुकी है। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी के अंत में हमें शेरिल की कुछ ओरिजिनल फोटोज दिखाई जाती है जो उसने हाइकिंग के समय ली थी। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, लेकिन दुनिया में हर परेशानी को ख़त्म करने का तरीका है, और वो तरीका आपको खुद ढूंढना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।